बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज स्मूथ मसल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का टॉपिक है। तो एग्जाम जहाँ पर स्मूथ मसल्स को सप्लाई कर देता है, इस डायग्राम में ये जगह है, उसको क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। लेकिन इसको जाहिर बात है स्मूथ मसल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सप्लाई करते हैं। तो स्केलेटल मसल के मुताबिक बुक में जो लिखे है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। स्केलेटल मसल के मुताबिक स्मूथ मसल में जो एक्शन पोटेंशियल का स्प्रेड होता है ना अलोंग द सरफेस, वो स्लो होता है। दूसरा ये कि एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो न्यूरॉन होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रांच होते हैं, सही है। तो इसलिए एक न्यूरॉन ने बहुत सारे स्मूथ मसल फाइबर को सप्लाई किए होते हैं। फिर ये बात भी बताया गया है कि एक जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना, जो एक कुछ कुछ जगह पर लाइक जो इंटेस्टाइन है वहाँ पर एक नर्व फाइबर बहुत कम मसल फाइबर्स को सप्लाई करते हैं। लेकिन उस जगह पर क्या होता है कि जो मसल फाइबर को सप्लाई करते हैं उसमें डिपोलराइजेशन वेव प्रोड्यूस हो जाए, वो कंट्रैक्ट हो जाए, तो उसका दूसरे मसल्स के साथ क्या होता है? गैप जंक्शन होता है और उसके जरिए उसको एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर करते हैं। जिस तरह इस डायग्राम में यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये नर्व फाइबर अगर इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ये नर्व फाइबर डिपोलराइज किए गए, तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एक जंक्शन है, इसको क्या बोलते हैं? गैप जंक्शन। इसके जरिए डिपोलराइजेशन भी इसमें आ जाते हैं और इस गैप जंक्शन के जरिए इससे इसमें आ जाते हैं। और इस तरह दूसरे नर्व फाइबर्स को भी क्या करते हैं? उनको भी एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करते हैं, उनमें डिपोलराइजेशन वेव प्रोड्यूस कर देते हैं, सही है। फिर कहते हैं कि कुछ स्मूथ मसल्स में एक्शन फास्ट और प्रिसाइज होने की ज़रूरत होती है। वहाँ पर जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो बहुत कम ब्रांच होते हैं और फ्यू मसल फाइबर्स को सप्लाई कर देते हैं। इसका मिसाल उन्होंने दी है आइरस ऑफ द आई। आइरस ऑफ द आई मसल क्या करते हैं? वो डायलेशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द प्यूपिल करते हैं। तो वहाँ पर एक फाइन मूवमेंट की ज़रूरत होता है। फिर ये बोलते हैं कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स होते हैं ना, पोस्ट गैंग्लियनिक से पीछे जो होते हैं वो नॉन माइलिनेटेड होती है और उसकी साइटोप्लाज्म में जगह जगह पर स्वेलिंग्स होती है जिसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं और उसमें न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होते हैं और वो डिफ्यूजन के जरिए मसल को पास कर देते हैं। जिस तरह की ये स्मूथ तो मसल्स है तो इनके दरमियान जो एक्सान पास होता है ना, तो ये जो स्वेलिंग्स है इनके अंदर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होता है और इनसे डिफ्यूजन के जरिए रिलीज करके इस मसल फाइबर पर आ जाते हैं, सही है। तो ये बात बताई गई है। और अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ने जो स्मूथ मसल को सप्लाई करता है जो कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों होते हैं, तो इसके एंडिंग में दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो रिलीज कर देते हैं एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के जरिए, सही है। एक तो है वो एसिटाइलकोलिन को रिलीज कर देते हैं। जो एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं उसको कोलिनर्जिक बोलते हैं और जो दूसरा है उसको नॉर एड्रेनर्जिक बोलते हैं, जो नॉर एड्रेनलिन को रिलीज करते हैं, सही है। तो एसिटाइलकोलिन और नॉन एड्रेनलिन दोनों ही मसल की मेम्ब्रेन में डिपोलराइजेशन की वेव प्रोड्यूस कर देते हैं और वो मसल फिर कंट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन इन दोनों नॉन एड्रेनलिन और एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस, मतलब जब ये कंट्रैक्शन खास करे उसके बाद इसका खत्म होने का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है, सही। तो एसिटाइलकोलिन तो सिंपली एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस एंजाइम है डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन जो नॉन एड्रेनलिन है वो वापस जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है उसमें जाकर, मतलब ये जो है ना, ये इस मसल की इस मेम्ब्रेन को आप पोस्ट बोलेंगे और इसको प्री बोलेंगे, इसमें वापस जाता है डिफ्यूजन के जरिए से। तो ये बात हो जाता है। फिर ये बताया गया कि जो नॉन एड्रेनलिन है एक जगह पर ये कंट्रैक्शन के बजाय रिलैक्सेशन करते हैं, वो ब्रोंकियल मसल जो होते हैं वहाँ पर कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या है कि आ जाता है कार्डिक मसल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो हमें पता है कि कार्डिक मसल भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सप्लाई करते हैं, उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों की जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं। और ये भी क्या होते हैं? नॉन माइलिनेटेड होते हैं और कार्डिक मसल के जब क्लोज आ जाते हैं तो वहाँ पर इससे स्क्वांच सेल भी रिलीज होती है, सही है। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाता है और डिफ्यूजन के जरिए इसको जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो मसल फाइबर्स के अंदर रिलीज हो जाता है और वो मसल फाइबर एक्साइट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो डिपोलराइजेशन वेव है वो एक मसल से दूसरे मसल को गैप जंक्शन के थ्रू जाता है और ये बहुत ज़्यादा स्पीड होते हैं क्योंकि ताकि जो सारे मसल है उसका कंट्रैक्शन क्या हो? एक साथ हो जाए, सही है। क्योंकि ये जो है ना कार्डिक हार्ट की रिदम के लिए ज़रूरी है। तो ये बात बताई गई है। फिर जो ये वाला बात आ जाए कि नर्व एंडिंग एंड सेक्रेटरी सेल्स ऑफ ग्लैंड्स में फिर इसका प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पर भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स जो होते हैं वो जाते हैं ग्लैंड्स को और ग्लैंड्स की कनेक्टिव टिश्यू को जाकर वहाँ पर जो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं वहाँ पर ब्रांच हो जाती है। जिस तरह के यहाँ पर इस डायग्राम है, ये यहाँ पर आकर यही सेक्रेटरी सेल है, सही है। तो यहाँ पर इस पर क्या है? ब्रांच हो जाती है, हर तरफ से इस पर ब्रांच हो गई है, सही है। और कुछ ग्लैंड्स में नर्व फाइबर्स आकर उसकी जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना उसको सिर्फ सप्लाई कर देती है। इसमें ये बात बताई गई है। फिर इसके बाद उन्होंने सेगमेंटल इनर्वेशन ऑफ स्किन के बारे में बताया गया है, इसको क्यूटेनियस इनर्वेशन भी बोलती है। तो वो एरिया जो एक सिंगल स्पाइनल नर्व ने सप्लाई किया हो उसको क्या बोलते हैं? डर्माटोम बोलते हैं। और एक दूसरे के नज़दीक जो डर्माटोम होते हैं, मतलब इस डायग्राम में मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर लेट से हम सपोज के तौर पर T5 एंड T6 ले रहे, तो इनके दरमियान जो एरिया है यहाँ पर भी थोड़ा सुपरपोजिशन होता है। तो जब हम किसी ऑपरेशन वगैरह उसमें एनेस्थीसिया दे देते हैं तो एटलीस्ट कम अज़ कम हम कितना
तीन डर्माटोम्स के स्पाइनल नर्व्स को क्या करते हैं, एनेस्थीसिया देंगे, क्योंकि जो ओवरलैपिंग एरिया होता है ना उसकी वजह से अगर हम लेट से T5 को दे दे और T5 को T4 और T6 के साथ ओवरलैपिंग एरिया है, तो जो T6 और T4 स्पाइनल नर्व्स है ना वो फिर स्पाइनल कॉर्ड को सेंसेशन ले जाएंगे और बंदा क्या पेन फील करेगा ना। तो इसी वजह से क्या है, एटलीस्ट 3 डर्माटोम्स को हम क्या देंगे, एनेस्थीसिया देंगे। इसी है फिर ये बताया गया है कि जो टेक्टाइल का सेंसेशन है ना, टच सेंसेशन, फाइन टच सेंसेशन, वो बहुत ज्यादा लॉस होते हैं एज कम्पेयर टू टेम्परेचर एंड पेन। क्योंकि वो क्यों बहुत ज्यादा लॉस होते हैं, क्योंकि अगर हाँ वो होते हैं उसमें ओवरलैपिंग एरिया बहुत कम होते हैं, तो वो जो साइड के नर्व्स होते हैं वो उसके सेंसेशन जो होते हैं वो बहुत कम ले जाती है, इतना ज्यादा नहीं ले जाते। तो ये जो थे ना ये बताया गया है। फिर इसमें ये बताया गया है कि जो एब्डोमिनस वगैरह है वहाँ पर तो डर्माटोम इस तरह हॉरिजॉन्टल में स्प्रेड हो गई है, लेकिन जब लिम्स को आ जाते हैं हम वहाँ पर क्या है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड डर्माटोम्स बन जाते हैं, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में जो हैंड्स होते हैं ना वो थोड़े एंटीरियर में होती है और जो लिग्स होते हैं वो थोड़े पोस्टीरियर में होते हैं। तो यहाँ पर रोटेशन होते हैं, अपर लिम का लेटरली रोटेशन हो जाते हैं, वो इस तरफ लेटरल ऑफ द बॉडी वाल पर ले जाते हैं, और लोअर लिम का मीडियल रोटेशन हो जाते हैं, उसको इस तरह एंटीरियर ऑफ द बॉडी में ले आते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ का डर्माटोम्स थोड़ा मिक्स हो जाते हैं। फिर इस डर्माटोम्स की जो इस तरह डिवीजन है इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ऐसी है ये हो गया। फिर इसके बाद आ जाते हैं सिगमेंटल इनर्वेशन ऑफ मसल। तो इससे पहले तो जब स्पाइनल निकलती है स्पाइनल कार्ड से, फिर आकर वो पेरिफेरी में क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेशन में मिक्स कर देते हैं ताकि एक मसल को कि एक जो नर्व सप्लाई करते हैं उसको स्किन को भी सप्लाई कर सके एक कोऑर्डिनेट रूप में। तो इसको क्या बोलते थे, प्लेक्सिस बोल देते हैं। तो इस तरह डिफरेंट अगर हम पीछे जाए प्लेक्सिस से भी पीछे जाए उसकी रूट्स पर, तो उसको एक एक मसल के लिए अलग अलग है। जिस तरह के बाइसेप के लिए यहाँ पर क्या C5 एंड C6 लिखे गए, इन्होंने बताया कि अगर हम बाइसेप के टेंडन को मतलब हैमर से जो रबर हैमर होता है उससे हिट करें तो क्या C5 एंड C6 रूट एक्टिवेट हो गए। फिर इस तरह ट्राइसेप का भी C6 C7 C8 लिखा है, ब्रेकियोरेडियलिस का C5 C6 C7 लिखा है। फिर एब्डोमिनल सुपरफिशियल मसल के बारे में लिखा गया है कि ये जो होता है ये अपर एब्डोमिनल स्किन जो T6 T7 एंड मिडल T8 T9 एंड लोअर T10 T12 करते हैं। फिर पेटिलर जो हमारी नी जॉइंट पर होते हैं वो L2 L3 एंड L4 लिखे गए हैं, एंड एक्किलिस टेंडन के लिए S1 एंड S2 लिखे गए। तो ये क्या है, इसका डर्माटोम है कि यहाँ पर स्पाइनल नर्व ने इसको सप्लाई किया है, इसका इनर्वेशन है, सॉरी डर्माटोम नहीं। फिर इसके बाद आ जाता है मसल टोन। तो मसल टोन में पहले मोटर यूनिट का बात की, तो मोटर यूनिट पिछले लेक्चर में हमने बताया तो उसका सार, लेकिन जो मसल टोन है इसके बारे में उन्होंने ये बताया कि जब रेस्टिंग कंडीशन होता है तो तब भी हमारे जो एंटीरियर रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है उसकी अल्फा मोटर न्यूरॉन में कुछ ना कुछ फायरिंग होता है और वो हमारे मसल की जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन रखता है। अगर लिट से एक नर्व जो है वो काट ले हम और मतलब फिर वो क्या है कि फंक्शन ना करे तो उसमें ये टोन्स खत्म हो जाएगा, और जब ये टोन्स खत्म हो जाए तो उस मसल में उसके मास और वॉल्यूम दोनों में रिडक्शन आ जाएगी, और जब उसमें रिडक्शन आ जाएगी तो इस तरह हमारे मतलब मसल वेस्ट हो जाएगा। सही है, इसको वेस्टिंग ऑफ मसल भी कहते हैं। फिर कहते हैं कि जो इनर्वेशन मसल स्पिंडल और मसल टेंडन वो भी पिछले लेक्चर में हम बहुत ही डीप में एक्सप्लेन किए, वो रिपीटिंग बातें हैं। फिर इससे आगे मोटर यूनिट समीशन लिए है। फिर इसमें यह बताया कि अगर कोई मसल कंट्रैक्ट करता है तो पहले उसकी जो स्मॉल नर्व्स होते हैं वो कंट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि स्मॉल मसल जो होते हैं वो स्मॉल नर्व्स ने न्यूरॉन्स ने सप्लाई किए होते हैं, और स्मॉल न्यूरॉन्स के लिए जो थ्रेशोल्ड होते हैं एक्साइटेशन वो बहुत कम होते हैं। अगर हम जो पहले लेक्चर है वहाँ पर जाए तो वहाँ पर बताया गया तो जो लार्ज न्यूरॉन होते हैं उसके लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू +140 मिली वोल्ट था। सही है, और जो स्मॉल थी उसके लिए +40 था, मतलब मैक्सिमम इतना जाता था। तो इन जो स्मॉल न्यूरॉन हो बहुत जल्दी स्मॉल ही डिपोलराइजेशन वेव से एक स्मॉल एक्शन पोटेंशियल डिपोलराइज होती है। सही है, तो ये बात भी बताया गया। फिर कहते हैं कि बाद में जब वेव जो होते हैं ना एक्शन पोटेंशियल स्ट्रांग हो जाए, जो वहाँ पर जो इम्पल्स आ जाए वो स्ट्रांग हो जाए तो तब लार्ज न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर इसके बाद क्या है, मसल फटीग के बारे में लिखा गया कि अगर लेट्स सपोज हमारे साथ डिफिशियंसी ऑफ एटीपीज हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि जो एक्टिन और मायोसिन है ना इसकी इंटरेक्शन हो जाती है, तब ये अटैच हो जाए तो इसके डिटेक्शन के लिए एटीपीज चाहिए होते हैं, तब ये एटीपीज अवेलेबल ना हो और हमारे साथ इस तरह लॉन्ग टर्म की कंट्रैक्शन में मसल्स रह जाती है। सही है, और ये फटीग हम जो कॉमन लैंग्वेज उसमें कहते हैं कि हमें एनर्जी नहीं है, तो उसमें क्या है कि एटीपी की अवेलेबिलिटी ही नहीं होता है, सब वही बात है। सेम। फिर इसके बाद आ जाते हैं पोस्चर। तो पोस्चर के अंदर एक चीज को इन्होंने बयान किया जिसको कहते हैं कि द लाइन ऑफ ग्रेविटी। सही है, तो इस लाइन ऑफ ग्रेविटी को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि वो ये इस डायग्राम में। तो लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या है कि ये लेटरल साइड से एक बॉडी है। सही है, तो इन्होंने बताया कि लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है वो यहाँ पर ये जो C2 होता है इसको ये ओडोंटॉइड प्रोसेस कहते हैं, इसके प्रोसेस इसकी वर्टिब्री की प्रोसेस को। सही है, तो ये वहां से इस तरह होते हैं, फिर नीचे आकर शोल्डर जॉइंट पर, फिर हिप जॉइंट पर, फिर नी जॉइंट पर, फिर एंकल जॉइंट पर। सही है, तो इन दरमियान की जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ ग्रेविटी। सही है,
फिर इसमें बताया गया है कि जो नॉर्मल पोस्चर स्टैंडिंग पोस्चर होता है वहाँ पर जो होते हैं एंटी ग्रेविटी मसल, जो हमारे स्टैंडिंग में सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में जब हम आती है जो मसल हमारे लिए हेल्प करती है उसको एंटी ग्रेविटी मसल बोलती है, और जो हम स्टैंडिंग पोजीशन से सिट करते हैं उसको ग्रेविटी मसल बोलती है। तो इन दोनों के दरमियान की बैलेंस को देखती है, और इन दोनों का दरमियान बैलेंस किस होते हैं, ये हाई सेंटर और जो सेंसरी ऑर्गन है उसको होते हैं। मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि इनमें जो ट्रैक्स इन्वॉल्व होते हैं इस पोस्चर में, उनमें एक को कहते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, जो कॉर्टिक्स से आता है स्पाइनल कार्ड में, और स्पाइनल कार्ड से अल्फा मोटर न्यूरॉन के जरिए जाता है किस चीज पर, फिर मसल को सप्लाई करता है। फिर कहता है रूब्रोस्पाइनल फ्लूइड। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक जो होता है ये रूब्रो रेड न्यूक्लियस जिसको कहते हैं वो होता है ब्रेन स्टेम में, उससे एक बात फैल जाता है ऐसे है। लेकिन ये जो रूब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये बहुत और सेंसेशन रिसीव करता है। फिर एक है वेस्टिबुलर ट्रैक, जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस होते हैं उससे जाता है अल्फा मोटर न्यूरॉन की तरफ। एक होते हैं रेटिकुलर ट्रैक, जो रेटिकुलर न्यूक्लियस से जाता है। ये न्यूक्लिया को क्या पर होते हैं, ब्रेन स्टेम में होते हैं से। फिर जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है उसकी जो हाईएस्ट सेंटर है वो कहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव कर देता है, आइज से। आइज से ऑप्टिक एरिया जो ब्रेन में होते हैं वहां पर ये जाता है, और वहां से फिर आ जाता है, मतलब कि हम साइड से भी देखें कि किस तरह बैठना है और क्यों बैठना है, मतलब साइड तो इन्वॉल्व होते हैं। फिर ईयर से जो आता है वो जो वेस्टिबुलर सिस्टम होता है बैलेंस का, वो आता है वेस्टिबुलर न्यूक्लियस में, और रेड न्यूक्लियस में वेस्टिबुलर से भी आता है। इस तरह जो कुछ नर्व कुछ मसल से भी सेंसरी इनर्वेशन जाता है वो भी ये रिसीव कर देता है इसे। और फिर उसकी जो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक के जरिए उन न्यूरॉन्स को आता है कि कौन सी न्यूरॉन्स को इनहिबिट करे और कौन सी न्यूरॉन को एक्साइट करे, इस तरह आता है। फिर इसमें एक मेन चीज जो है तो वो सेरेबेलम है, क्योंकि सेरेबेलम का मेन फंक्शन है कि वो मोशन की कोऑर्डिनेशन को और एक खास रेगुलर फॉर्म में परफॉर्म करें मोशन को। सही है, मतलब हमारे जो ट्रिमर्स वगैरह होते हैं जब हम कम कपाते हैं इस तरह ये वाली ना हो, तो ये तो इसलिए इन सब न्यूक्लियर का क्या है सेरेब्रम के साथ भी कनेक्शन होता है, और ये आकर कहा करते हैं मसल को सप्लाई करते हैं। फिर इस सारे जो ट्रैक्स है इसको अलग एक्सप्लेन किया गया है दूसरी चैप्टर में, तो इंशाल्लाह करेंगे वो अलग। अब ये चैप्टर एंड हो गया जो चैप्टर नंबर 3 था, अब इसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।